हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लॉजिक गेट्स। आज से हम फंक्शंस का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हमने सेट थ्योरी और रिलेशंस के टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को वॉच नहीं किया है तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हो। वहां पे आपको सारी की सारी वीडियोस एक प्रॉपर सीक्वेंस में मिल जाएगी। सो बिफोर स्टार्टिंग टुडेज लेक्चर, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का इंपॉर्टेंट लेक्चर रिगार्डिंग द फंक्शंस। स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन। क्या होता है? लेट ए एंड बी बी नॉन एम्प्टी सेट्स। सबसे पहले हमारे पास दो सेट्स आ रहे हैं, ए एंड बी, दोनों नॉन एम्प्टी है, मींस बोथ द सेट्स हैव सम एलिमेंट्स इन देम। ओके, अ फंक्शन एफ from A to B is an assignment of exactly one element of B to each element of A। ये है फंक्शन की डेफिनेशन। ओके, तो क्या बताया जा रहा है? जो फंक्शन होता है उसको हम जनरली F से रिप्रेजेंट करते हैं और हम बोलते हैं डियर इज अ फंक्शन फ्रॉम A to B। ओके, दोनों सेट्स को कनेक्ट करने के लिए हम एक फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, जनरली F से रिप्रेजेंट करते हैं। और होता क्या है ये? इट इज एन असाइनमेंट। देखो, A के भी कुछ एलिमेंट्स होंगे और बी के भी कुछ एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। अब हम इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को आपस में क्या कर लेते हैं? मैप कर लेते हैं, असाइन कर लेते हैं आपस में, ठीक है। किस तरीके से असाइनमेंट करना है? ऑफ एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ बी, बी का एग्जैक्टली वन एलिमेंट क्या होना चाहिए टू ईच एलिमेंट ऑफ ए के सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? कनेक्टेड होने चाहिए। जो भी हमारी फंक्शन होगी ना, उसमें ए के सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? कनेक्टेड होने चाहिए। ए के सारे एलिमेंट्स जो होंगे ना, उनको कुछ असाइनमेंट होना चाहिए विद द एलिमेंट्स ऑफ द सेट बी। ओके, अभी अगर आपको कोई डाउट आ रहा है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आगे हम इसको एग्जांपल से प्रॉपरली अंडरस्टैंड करेंगे कि होता क्या है। और मैं आपको इनफॉर्मली आपको बताने की कोशिश करूंगा सम इनफॉर्मल डेफिनेशन, जिससे आप याद रख सकते हो कि फंक्शन होता क्या है। ओके, जनरली हम इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी। इसके बारे में भी हम आगे थोड़ा एग्जांपल में बात करेंगे। और जो फंक्शन होता है ना, उसको हम इस तरीके से लिखते हैं, एफ फ्रॉम ए टू बी, वेयर एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। और जो फंक्शंस होता है, फंक्शंस को कभी कभी हम मैपिंग्स बोलते हैं, या कभी कभी हम इसको ट्रांसफॉर्मेशंस भी बोलते हैं। वर्डिंग से कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे फंक्शन की बात हो रही हो, मैपिंग की बात हो रही हो, ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही हो, सारी की सारी टर्म्स की जो मीनिंग है वो क्या है? सेम है। ओके, जब हम एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, वी से दैट जो भी ए के एलिमेंट्स होते हैं ना, उसको हम बोलते हैं डोमेन, और जो बी के एलिमेंट्स होते हैं उसको हम बोलते हैं कोडोमेन। ओके, और जो बी में एलिमेंट्स होंगे ना, ठीक है, जो बी में एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, जो बी में एलिमेंट्स होंगे और वो मैप हो रहे होंगे विद द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, उसको हम बोलते हैं रेंज, उसको हम बोलते हैं रेंज। और रेंज भी बोलते हैं, या कभी कभी हम इसको क्या बोलते हैं? इमेज बोलते हैं, ठीक है। और हम क्या जनरली लिखते हैं? एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी, वी से दैट बी जो है ना, वो ए की क्या बन जाती है? इमेज। और जो ए है वो बी की क्या बन जाती है? प्री इमेज, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि मैंने थोड़ा फास्ट फास्ट बता दिया, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हर एक टर्म को मैं एग्जांपल में फिर से आपको बताने की कोशिश करूंगा होता क्या है। रेंज क्या होता है, इमेज क्या होता है, डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, ठीक है, प्री इमेज क्या होती है। हर एक चीज को हम फिर से क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे विद एन एग्जांपल। ओके ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो यहाँ पे लिखा गया है, अ फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। तो जो फंक्शन है ना, वो क्या है? एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है। बात समझ में आ रही है? तो मींस यहाँ पे रिलेशन के साथ जो फंक्शन का टॉपिक है वो फुल्ली रिलेटेड है विद द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशंस। तो रिलेशंस में ही हमने कुछ मॉडिफिकेशन कर ली है और वो क्या बन जाता है? एक फंक्शन बन जाता है, ठीक है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, और हर एक टर्म को एक बार फिर से हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, जो भी टर्म्स यहाँ पे लिखी गई थी, ठीक है। बात कर लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 से। तो यहाँ पे एग्जाम्पल एक मैंने ले ली है, जिसमें एक सेट है ए और उसमें एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 2 एंड 3, और दूसरा सेट मैंने लिया है बी, जिसमें एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं? ए बी एंड सी। The first thing, because the concept of functions is fully depend on the concept of relations,
और रिलेशंस में हमें पता है अगर हमें रिलेशन को फाइंड करना है तो सबसे पहले हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी दो सेट्स गिवन है, तो हम दो सेट्स का क्या करेंगे, आपस में सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, ए को हम वन को हम पेयर करेंगे किसके साथ, ए के साथ भी, बी के साथ भी और सी के साथ भी, तो पेयर्स क्या बन जाएंगे, 1, ए, 1, बी एंड 1, सी। और इसी तरीके से हम क्या करेंगे, 2 को ए के साथ भी पेयर करेंगे, 2 को बी के साथ पेयर करेंगे और सी के साथ पेयर करेंगे, 3 को ए के साथ पेयर करेंगे, बी के साथ पेयर करेंगे और सी के साथ पेयर करेंगे। सो दिस इज द रिक्वायर्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट। नाउ व्हाट नेक्स्ट, अब हमें क्या करना है, सपोज मैंने यहाँ पे एक रिलेशन ले लिया है R1, देखो क्या ये एक वैलिड रिलेशन है, यस आई कैन से दैट दिस इज अ वैलिड रिलेशन। व्हाई, because each and every pair of the relation belongs to the A cross B, ठीक है, A cross B में ये सारे के सारे पेयर्स हमें देखने को मिल रहे हैं, 1, B, 1, B, 2, A एंड 2, C। आप देखो 1, A भी है, 1, B भी है, 2, A भी है एंड 2, C भी है। सो वी कैन से दैट R1 जो है वो क्या बन रहा है, A क्रॉस B का सबसेट बन रहा है। यस, R1 इज अ वैलिड रिलेशन, R1 इज अ वैलिड रिलेशन। अब इस रिलेशन को हम कुछ इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेन डायग्राम के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज दिस इज ओवर सेट A एंड दिस इज ओवर सेट B, दिस इज ओवर सेट B। हम क्या जनरली लिखते हैं, देयर इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट A टू सेट B, कुछ इस तरीके से इसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो यूज की जाती है, देयर इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट A टू सेट B। ओके, अब आप देखो यहाँ पे हमने क्या ले लिया है, 1 को मैप करवाया है किसके साथ, A के साथ, तो 1 को हमने मैप करवाया किसके साथ, A के साथ। सिमिलरली 1 को B के साथ मैप करवाया, ठीक है, 2 को A के साथ मैप करवाया और 2 को C के साथ मैप करवाया। जो भी पेयर्स यहाँ पे फंक्शन में रिलेशन में आ रहे थे उनको हमने यहाँ पे लिख दिया, एज इट इज लिख दिया, ठीक है। चाहे आप इस तरीके से लिखोगे या इस तरीके से लिखोगे, दोनों की मीनिंग जो है वो क्या है, सेम ही। तो ये तो एक वैलिड रिलेशन आ रहा है। अब अगर मुझे कोई बताएगा क्या ये एक वैलिड फंक्शन है, क्या ये एक वैलिड फंक्शन है, तो मैं डेफिनेशन पे एक बार नजर डालूंगा एंड आई विल कम टू द कंक्लूजन दैट नो इट इज नॉट अ वैलिड फंक्शन, ठीक है। तो डेफिनेशन अभी अभी मैंने आपको जो बताई ना, उसी डेफिनेशन को देख के मुझे पता चल रहा है दैट दिस इज नॉट अ वैलिड फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शन होने के लिए मैंने डेफिनेशन आपको बताई थी, इट इज एन असाइनमेंट ऑफ एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ बी, it is the assignment of exactly one element of B to each element of A। सबसे पहला पॉइंट देखो, डेफिनेशन को फिलहाल आप साइड में रखो, मैं आपको इनफॉर्मली बता देता हूं कि फंक्शन को हम कैसे देख के ही पता लगा सकते हैं दैट वेदर दिस इज अ वैलिड फंक्शन और नॉट। हमें यह बताया जा रहा है जो भी A में एलिमेंट्स होंगे, A में एलिमेंट्स क्या आ रहा है, 1, 2 एंड 3। पॉइंट नंबर 1 दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इज दैट A के सारे एलिमेंट जो है ना, चाहे 1 की बात हो रही हो, 2 की बात हो रही हो, 3 की बात हो रही हो, ठीक है, इनमें कुछ ना कुछ असाइनमेंट होना चाहिए विद द एलिमेंट्स ऑफ द सेट बी। बात समझ में आ रही है, ए का कोई भी एलिमेंट असाइनमेंट के बगैर नहीं होना चाहिए, ये पहली कंडीशन है, ठीक है। ए का कोई भी एलिमेंट असाइनमेंट के बगैर नहीं होना चाहिए। तो अगर आप यहां पे देखोगे ना, ए का एलिमेंट कौन सा है, एलिमेंट नंबर 3, ठीक है, ये क्या है, विदाउट एनी असाइनमेंट। तो इसको देख के ही मुझे पता चलना चाहिए नो इट इज नॉट अ वैलिड फंक्शन। ये होगी एक कंडीशन। दो कंडीशंस असल में आती है, ये होगी पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन हमें बता रही है जो भी ए के एलिमेंट्स होंगे, जो भी ए के एलिमेंट्स होंगे उनमें क्या होनी चाहिए, खाली एक असाइनमेंट होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है, एक ए के सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, एग्जैक्टली एक बार, वन एलिमेंट ऑफ बी टू ईच एलिमेंट ऑफ ए। बी का खाली एक एलिमेंट क्या होना चाहिए, बी का खाली एक एलिमेंट होना चाहिए असाइनेड विद द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। अगर आप यहां पे ए का पहला एलिमेंट उठाओगे 1, आप देखोगे बी के कितने एलिमेंट्स के साथ ये मैप्ड है या असाइनेड है, 1 एंड 2, 1 एंड 2। तो यहां से इसको भी देख के मुझे समझ में आना चाहिए नो दिस इज नॉट अ वैलिड फंक्शन। तो सिंपली अगर मैं नटशल में आपको चीजें बताऊंगा दैट जितने भी ए के एलिमेंट्स होंगे ना, उनकी क्या होनी चाहिए, उनकी एक ही इमेज होनी चाहिए, उनकी क्या होनी चाहिए, एक ही इमेज होनी चाहिए। यहाँ पे एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं, 1 एंड 2 एंड 3, ठीक है। तो इनकी क्या होनी चाहिए, एग्जैक्टली वन इमेज होनी चाहिए। मींस जो यहाँ का एक एलिमेंट है ना,
इसकी क्या होनी चाहिए, खाली एक ही इमेज होनी चाहिए। सपोज अगर मैंने इसको किसके साथ मैप करवा लिया, ए के साथ मैप करवा लिया, तो यहां से कोई दूसरा एरो बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, सिमिलरली आप देख सकते हो यहां से भी कितने एरोज बाहर जा रहे हैं, 2 एरोज बाहर जा रहे हैं ना। जब भी आपको 2 एरोज 3 एरोज बाहर दिख जाएंगे कि बाहर जा रहे हैं, तो आपको देख के ही पता चलना चाहिए कि दिस कैन नेवर बी अ वैलिड फंक्शन। बात समझ में आ रही है? तो हर एक एलिमेंट से क्या जाना चाहिए, एग्जैक्टली एक एरो बाहर जाना चाहिए। अगर किसी भी एलिमेंट से 2 एरोज बाहर जा रहे होंगे, तो आपको समझ में आना चाहिए कि वैलिड फंक्शन नहीं है। और एट द सेम टाइम अगर आप यहां पे देखोगे, यहां पे एक भी एरो बाहर नहीं जा रहा है, तो इसको भी देख के आपको समझ में आना चाहिए नो इट इज नॉट अ वैलिड फंक्शन। मीन्स सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको बताऊंगा, दैट इज हर एक एलिमेंट से खाली एक एरो बाहर जाना चाहिए, तब जाके क्या बन सकता है, ये एक वैलिड फंक्शन बन सकता है। बात समझ में आ रही है? खाली हमें पहले सेट को कंसिडर करना होता है। पहले सेट के हर एक एलिमेंट से एक एरो अगर बाहर जा रहा है, तो वी कैन से दैट यस इट इज अ वैलिड फंक्शन। ठीक है, तो डेफिनेशन का अगर आप कोर देखोगे ना, तो वो भी हमें यही बता रहा है। ठीक है, इनफॉर्मली मैंने आपको चीजें बता दी। तो वी कैन से दैट यहाँ पे कंडीशंस कुछ वायलेट हो रही है, यहां से 2 एरोज बाहर जा रहे हैं, तो वी कैन से दैट नो इट इज नॉट अ वैलिड फंक्शन। यहां से भी 2 एरोज बाहर जा रहे हैं, तो वी कैन से दैट नो इट इज नॉट अ वैलिड फंक्शन। यहां से कोई भी एरो बाहर नहीं जा रहा है, तो वी कैन से दैट नो इट इज नॉट अ वैलिड फंक्शन। एक भी केस में अगर ये फेल हो रहा है, कंडीशन को वायलेट कर रहा है, तो वी कैन से दैट नो इट इज नॉट अ वैलिड फंक्शन। चलिए एग्जांपल नंबर 2 की बात कर लेते हैं। दूसरी एग्जांपल मैंने यहां पे ले ली है। सपोज यहां पे आप देखो, हमारे पास दूसरी रिलेशन आ रही है R2, उसमें मैंने पेयर्स उठा लिए हैं 1, C 2, C एंड 3, B। क्या ये एक वैलिड रिलेशन है? यस, ये एक वैलिड रिलेशन है। व्हाई? बिकॉज ये जो सारे के सारे पेयर्स यहाँ पे आ रहे हैं, दिस इज द सबसेट ऑफ व्हाट, कार्टेशियन प्रोडक्ट। A क्रॉस B का ये सबसेट बन रहा है, तो वी कैन से दैट यस इट इज अ वैलिड रिलेशन। अब हमें क्या करना है, क्या ये फंक्शन भी है, क्या ये फंक्शन भी है? तो इसको मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा, वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करूंगा। दिस इज ओवर सेट ए, और सेट ए में एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं, 1, 2 एंड 3। यहाँ पे हमारे पास दूसरा सेट क्या आ रहा है, बी, इसमें एलिमेंट्स आ रहे हैं ए, बी एंड सी। नाउ हमें क्या दिखाया गया है यहाँ पे, 1 इज रिलेटेड विथ सी, तो हमने क्या कर लिया, 1 को रिलेट किया किसके साथ, सी के साथ। यहाँ पे मैंने 1 को रिलेट किया सी के साथ। फिर क्या दिखा रहा है, 2 इज ऑल्सो रिलेटेड विथ सी, तो 2 किसके साथ रिलेटेड है, यहाँ पे सी के साथ फिर से रिलेटेड है। और 3 जो है वो रिलेटेड है किसके साथ, बी के साथ, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3 इज रिलेटेड विथ बी। अब अगर हमें क्या करना है, क्या ये एक वैलिड फंक्शन है, तो खाली हम पहले सेट को क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। मैंने आपको क्या बताया, ए के हर एक एलिमेंट से खाली एक एरो बाहर जाना चाहिए। क्या यहां से खाली एक एरो बाहर जा रहा है? यस। क्या यहां से खाली एक एरो बाहर जा रहा है? यस। क्या यहां से खाली एक एरो बाहर जा रहा है? यस। सो वी कैन से दैट यस इट इज अ वैलिड फंक्शन। यहां से कोई एलिमेंट 3 बार भी अगर किसी के साथ रिलेट हो रहा होगा ना, यहां से हमें कंडीशन को चेक ही नहीं करना है। हमें खाली कंडीशन कहां से चेक करना है, सेट ए को देखना है, और सेट ए के सारे एलिमेंट्स में से क्या होना चाहिए, वो रिलेटेड होना चाहिए एक एक बार। ठीक है, असाइनमेंट क्या होनी चाहिए, एक एक बार असाइनमेंट होनी चाहिए। तो आई कैन से दैट यस इट इज अ वैलिड फंक्शन। बात समझ में आ रही है? ओके, तो अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे मैंने क्या लिया हुआ है, जो 1 एलिमेंट है ना, या अगर आप देखोगे यहाँ पे जो एलिमेंट नंबर 3 है, इसको हम किसके साथ हमने रिलेट किया हुआ है, बी के साथ रिलेट किया हुआ है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, f(3), यानी कि फंक्शन अगर हम अप्लाई करेंगे किस एलिमेंट पे, 3 एलिमेंट पे, तो वो किसके साथ रिलेटेड हो रहा है, वो बी के साथ रिलेटेड हो रहा है, रिलेट हो रहा है। इसको हम कुछ इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि डेफिनेशन में लिखा गया था, दैट f of a is equivalent to b, f of a is equivalent to b। तो a के बदले यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। 3 को हमने किसके साथ मैप करवाया है, b के साथ मैप करवाया है। तो इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ। बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने आपको बताया था, जो भी पहले a सेट के एलिमेंट्स होंगे, जब हम फंक्शंस देख लेते हैं, जो भी ए सेट के सारे एलिमेंट्स जो होंगे ना, यहाँ पे 1, 2 एंड 3, पहले सेट के एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। तो डोमेन में यहाँ पे कौन कौन सा एलिमेंट आ जाएगा, 1, 2 एंड 3। ओके, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या आ रहा है,
जो भी बी सेट के एलिमेंट्स होंगे, जो भी बी सेट्स के एलिमेंट होंगे, यहाँ पे बी सेट के एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं, ए बी एंड सी, तो इन सभी को हम बोलते हैं कोडोमेन। इन सभी को हम क्या बोलते हैं, कोडोमेन। अब रेंज क्या होता है, अब आप देखोगे बी सेट में आपको वो एलिमेंट्स देखने हैं जो कि किसी ना किसी फंक्शन के साथ क्या है, मैप्ड है, जो कि असाइन हमने किए हैं किसी ना किसी एलिमेंट को, ठीक है। तो यहाँ पे असाइनमेंट देखो, वन किसी के साथ असाइनेड है ही नहीं, ठीक है। तो बी और सी को हमने असाइनमेंट किया हुआ है, तो जिन भी एलिमेंट्स को हमने असाइन किया होगा कोडोमेन में से, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं रेंज। तो रेंज में क्या आ जाएगा, खाली बी एंड सी आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो डोमेन, कोडोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। नाउ व्हाट नेक्स्ट, एक और पॉइंट, मैंने इमेज और प्री इमेज की बात करी थी, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज वन जो है वो रिलेटेड है किसके साथ, वन किसके साथ रिलेटेड है, सी के साथ रिलेटेड है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं जो सी है ना, ये क्या बन जाती है, ये बन जाती है इमेज किसकी, ये वन की इमेज है, ठीक है। सी इज द इमेज ऑफ वन। एट द सेम टाइम अगर आप देखोगे ना, हम बोलते हैं वन इज द प्री इमेज ऑफ, वन इज द प्री इमेज ऑफ सी, ठीक है। वन क्या है, सी की प्री इमेज है, और सी क्या है, वन की इमेज है। बात समझ में आ रही है। तो जितनी भी डेफिनेशन में टर्म्स लिखी गई थी, उन सभी टर्म्स को हमने एक बार देख लिया, तो ये भी हमें पता चला, यस इट इज अ वैलिड फंक्शन, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, आगे बात कर लेते हैं, कुछ और पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। दैट इज नाउ लास्ट पॉइंट यहां पे मैंने लिखा हुआ है, हाउ मेनी डिफरेंट फंक्शंस आर पॉसिबल फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। अगर आपको कोई बताएगा कि कितनी, अगर दो सेट्स हमारे पास है ए एंड बी, ठीक है, उसमें कुछ एलिमेंट्स भी होंगे ए में भी और बी में भी, अगर आपको कोई बताएगा कि इसमें कितने नंबर ऑफ फंक्शंस पॉसिबल हो सकते हैं, सपोज अगर ए की कार्डिनैलिटी कितनी आ रही है m, और बी की कार्डिनैलिटी कितनी आ रही है n, then there are n raised power m number of functions possible between set A and set B, ठीक है। तो यहाँ पे इन दिस एग्जांपल, जो ऊपर हमने एग्जांपल ले ली थी, उसमें ए में कौन कौन सा एलिमेंट आ रहा था, 1 2 एंड 3, दैट मींस द कार्डिनैलिटी ऑफ ए वाज व्हाट, 3, m का वैल्यू वहां पे क्या आ रहा था, 3, और b का वैल्यू क्या आ जाएगा, कार्डिनैलिटी ऑफ b, उसमें एलिमेंट्स आ रहे थे ए बी एंड सी, तो b की कार्डिनैलिटी भी कितनी थी, 3 थी, ठीक है। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ फंक्शंस पॉसिबल हो सकते हैं, n का वैल्यू है 3, 3 रेज पावर m का वैल्यू भी कितना है, 3 रेज पावर 3 हो गया, 3 को हमें मल्टीप्लाई करना है 3 टाइम्स, मींस 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 3 जब आप करोगे तो जो आंसर यहाँ पे आ जाएगा इन दिस एग्जाम्पल, दैट विल टर्न आउट टू बी 27। तो यहाँ पे कितनी फंक्शंस पॉसिबल है, 27 फंक्शंस पॉसिबल है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इन दिस एग्जाम्पल, ओके। तो अब अगर आपको कोई बताएगा कौन कैसे, ये कैसे पॉसिबल है, देखो वन जो है ना, इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, इसको हम ए के साथ भी मैप करवा सकते हैं, या बी के साथ मैप करवा सकते हैं, या सी के साथ मैप करवा सकते हैं। बात समझ में आ रही है। तो वन के पास जो एलिमेंट नंबर 1 है ना, इसके पास कितनी चॉइसेस हैं, इसके पास कितनी चॉइसेस है, 3 चॉइसेस है ना। सिमिलरली जो एलिमेंट नंबर बी है, उसके पास कितनी चॉइसेस है, बी सॉरी एलिमेंट नंबर 2 जो है, इसके पास कितनी चॉइसेस है, इसको भी हम ए के साथ भी मैप करवा सकते हैं, बी के साथ मैप करवा सकते हैं, या सी के साथ मैप करवा सकते हैं। बात समझ में आ रही है। तीनों में से किसी ना किसी एक एलिमेंट के साथ क्या करवाएंगे, मैप करवाएंगे। तो बी के पास भी कितनी चॉइसेस बच जाती है, 3 चॉइसेस बच जाती है, ठीक है, ओके। सिमिलरली सी के पास भी कितनी चॉइसेस आ जाती है, चॉइसेस की हम बात कर रहे हैं, 3 चॉइसेस सी के पास भी है, ठीक है। रिलेटेड तो एक ही के साथ होगा, लेकिन चॉइसेस कितनी है, 3। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 जब हम करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 27 आ जाएंगे। चाहे आप फॉर्मूला का इस्तेमाल करो या ऐसे आप इसको निकालोगे, दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों से आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। तो आज हमने देखा था बेसिक डेफिनेशन ऑफ फंक्शन होता क्या है, और कितने फंक्शंस पॉसिबल हो सकते हैं बिटवीन द टू सेट्स। इमेज क्या होता है, प्री इमेज क्या होता है, डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में आज हमने डिस्कशन किया है। कल के लेक्चर में हम फंक्शन के टॉपिक को फर्दर आगे ले जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। टिल देन टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। खुदा हाफिज, मिलते हैं कल के लेक्चर में।